नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। डिले पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक शानदार आदेश आया है, जिसमें एक बार फिर से साफ कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट डिले होने पर बिल्डर घर के पोजीशन के लिए दबाव नहीं बना सकते, बल्कि घर खरीदार रिफंड का हकदार है। ताजा मामला एक घर खरीदार मनोहर बर्दे और नागपुर हाउसिंग बोर्ड का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर हाउसिंग बोर्ड को 9% ब्याज के साथ पूरी रकम रिफंड करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में रियल एस्टेट सेक्टर में डिले की समस्या काफी गंभीर है। रेरा आने से पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का औसत डिले 20 से 48 महीने का था। रेरा आने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी ये 10 से 18 महीने का बना हुआ है। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस आदेश से घर खरीदारों को क्या स्पष्टता मिल रही है, बिल्डर को क्या सबक मिला, प्रोजेक्ट डिले होता क्यों है, क्या सिर्फ बिल्डर ही डिले का जिम्मेदार है, बाकी स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होती है, डिले की वास्तविक परिभाषा क्या है। इन सवालों को कानूनी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव साहब हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डिले पोजीशन को लेकर स्पष्टता दे दी है। कमाल की बात यह कि इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से घर खरीदार की जीत हुई है। पहले भी कई बार डिले पोजीशन को लेकर इस तरह के फैसले देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी बिल्डर या गवर्नमेंट बॉडीज घर खरीदार को इतना दौड़ाते क्यों हैं? बस दौड़ाने की बात तो ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज निकल आते हैं जिसके बेसिस पे हायर कोर्ट जाने का एक मौका मिल जाता है, मैं कहूँगा। हालांकि इस चीज को काफी हद तक नेगेटिवली देखा गया है और इवन एनसी आई मीन कंज्यूमर एक्ट में भी एटलीस्ट 50% डिपॉजिट करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। और आप इसमें भी देखेंगे, इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करने से पहले इनसे सब्सटैंशियल अमाउंट्स डिपॉजिट करा लिया था। देखिए, होता क्या है कि इसमें खास करके ये नागपुर हाउसिंग बॉडी है जो देखा जाए तो डिलेस जो है अक्सर सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स भी नहीं, बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी सब्सटैंशियल रहती हैं। मेरे ख्याल से ये जिस तरीके का ऑर्डर है उसको हम उस तरीके से देखें कि इवन डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी जो है अभी स्पेड नहीं है। हालांकि पहले जजमेंट्स आए थे, बट ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15% का इंटरेस्ट रेट जो होल्ड किया था, इवन दो 9% हुआ है और 7.5 लाख का कॉम्पेंसेशन काफी मैं कहूंगा हेवी तरीके से आया है सुप्रीम कोर्ट, इवन कुछ कंसेशन देने के बावजूद। राव साहब, डिले पोजीशन की परिभाषा क्या है? क्या कानूनी रूप से रेरा की कंप्लीशन डेट के बाद प्रोजेक्ट डिले माना जाता है या फिर कुछ और पेच है? देखिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट्स को एक बार समझ लें हम, रेरा आने से पहले और रेरा आने के बाद। रेरा आने के बाद तो एक पर्टिकुलर डेट जो है आपके बीबीएस में आने लग गया है, यानी कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है उस समय तक का एक डेट बिल्डर को देना पड़ता है कि मैं इस समय तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके आपको, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी जिस राज्य में जो भी कहा जाता है, लेके आप बिल्डर जो है प्रमोटर को आई मीन अलॉटी को दे देगा पोसेशन। तो वो एक पर्टिकुलर डेट फ्रीज हो गया। ये उन बातों की, ये उन एग्रीमेंट्स की बात हो रही है जो 2017 से पहले की हैं। बट अब क्योंकि रेरा आने के बाद अब स्टैंडर्डाइज होंगे एग्रीमेंट्स में, सारे में डेट्स फिक्स्ड है। जहां कहीं पे भी कंप्लाई नहीं होता है वो मेरे ख्याल से एक ग्राहक जो है कि उसको सतर्क रहना पड़ेगा और बताना, पूछना पड़ेगा, उसके राइट्स को एनफोर्स करने पड़ेंगे कि भाई क्यों डेट्स नहीं है। डेट, उस डेट से उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंड ओवर करने की आवश्यकता रहती है। अब इन जजमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर है कि डेट्स जो फिक्स्ड हैं उसके अंदर अंदर देना है, नहीं तो एक राइट है ग्राहक का, वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अनक्वालिफाइड राइट कहा जाएगा। राव साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हर बार बिल्डर ही जिम्मेदार नहीं होता है? कई दर्जन मंजूरियां होती हैं, फंड का क्राइसिस होता है, रॉ मटेरियल का क्राइसिस होता है, और भी तमाम कारण होते हैं जहां बिल्डर की नहीं चलती। डिले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिल्डर होता है। बाकियों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? गवर्नमेंट बॉडीज की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? ये एक ओपन एंडेड है दीपक जी, बहुत आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि खास करके अगर रेरा की तरफ बात करें, वहां फोर्स मेजर जो है बहुत ही टाइट जैकेटेड है, इन सेंस कि आपका सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज या कुछ इस तरीके से बाय नेचर हो वही कवर होती हैं। बाकी सब तरीके की डिलेज, अगर मान लीजिए
लेबर का हुआ, कुछ हुआ, वो फैक्टर्स होते ही नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ बिल्डर जो है फंड क्राइसिस कह के या मटेरियल स्कैरसिटी कह के, क्योंकि आज इस देश में वो स्थिति नहीं है, कह के डिले कर दे, तो वो इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी सेड टू बी डिले। बट हाँ, हम क्लासिक केस देखते हैं एनसीआर रीजन में, कई बार कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है पोल्यूशन के चलते। तो वो एक ऐसा डिले है जो कोर्ट्स कई जगहों पे कंसिडर करती हैं, बट रीरा के तरीके से देखेंगे तो वहां कंसिडर नहीं होता है। बट वो रीजनेबिलिटी की जो बात कह रहे हैं दीपक जी, वो यही फैक्टर्स होती हैं। अब आती है दूसरी, अथॉरिटीज कितने जिम्मेदार है, उन पे कितना लाइबिलिटीज हो रही हैं कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स टाइमली नहीं मिल रही हैं बिल्डर्स को, या कुछ और तरीके के इवन रूटीन अप्रूवल्स जो है टाइमली नहीं मिल रही हैं। वो देखिए, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से उसमें वर्किंग की काफी जरूरत है। राव साहब, जिन घर खरीदारों का प्रोजेक्ट डिले है, जिन्हें डिले पोजीशन के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या राय होगी आपकी? नहीं, देखिए, जहां तक अलॉटी है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहता है उसको घर मिले, और अगर उसने पैसा दिया हुआ है उसको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन आवश्यक मिलना चाहिए। काफी हद तक हम देख रहे हैं, एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों में काफी डिसिप्लिन आया है। ये एक मेजर पेनल्टी की तरह देख लेते हैं बिल्डर्स। अब जानते हैं कि नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट्स और कॉम्पेंसेशन जो कोर्ट्स अवार्ड कर रही हैं, एक डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लेगेसी वाले प्रोजेक्ट्स में जरूर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन आने वाले में काफी हमको बेटरमेंट नजर आएगी। यानी स्पष्ट है कि डिले पोजीशन के लिए घर खरीदार को मजबूर नहीं किया जा सकता है। रिफंड घर खरीदार का अधिकार है अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो। हालांकि हर बार लेट बिल्डर की वजह से नहीं होता है, इसमें लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल, रॉ मटेरियल की क्राइसिस, फंड क्राइसिस या फोर्स मजेयोर जैसे कारण हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वेंकट राव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इस फैसले पर राय देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच ऑफिस लीजिंग 15% बढ़ी है। टॉप 7 शहरों में 1,59,00,000 स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया लीज हुआ है। ग्रेड ए ऑफिस सप्लाई में मामूली गिरावट देखने को मिली है। पहली तिमाही में 99 लाख स्क्वायर फीट की नई सप्लाई आई है। सप्लाई और लीजिंग दोनों ही मामले में बेंगलुरु नंबर 1 पर है। तो ऑफिस लीजिंग और नई सप्लाई का ये ट्रेंड ऑफिस मार्केट की क्या तस्वीर पेश कर रहा है, आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं विमल नादर, हेड ऑफ रिसर्च कॉलियर्स इंडिया, और हमारे साथ कुणाल मेहता हैं, को सीईओ टेबल स्पेस। तो बहुत स्वागत करेंगे विमल जी और कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपकी रिपोर्ट की बुनियादी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन बारीक तौर पर अगर देखें तो लीजिंग और नई सप्लाई का ये ट्रेंड क्या कह रहा है? शुक्रिया दीपक जी। आई थिंक जैसे आपने कहा, आई थिंक Q1 जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का काफ़ी अच्छे नोट में शुरू हुआ है। अगर हम पिछले 3 साल के ट्रेंड भी देखेंगे, 2022 से लेके 2022, 23, 24, हर साल एक अपने आप में एक बेंचमार्क रहा है। सो इंटरेस्टिंग है कि Q4, एक स्ट्रॉन्ग Q4 के बाद भी Q1 का मोमेंटम जो है वो मेंटेन रहा है एट अबाउट 16 मिलियन स्क्वायर फीट, जो लगभग 14-15% ग्रोथ है YOY एनुअल बेसिस में अगर देखेंगे। और इसमें हमने देखा है कि बेंगलुरु, अगर सिटीज़ के बेसिस में देखेंगे, बेंगलुरु और दिल्ली जो है, ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन सिटी में देखा गया। ये दोनों शहर ही कुल मिला के अराउंड 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है इस लीजिंग में Q1 में। एंड इंटरेस्टिंगली आई थिंक आफ्टर 4-5 क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे, चेन्नई में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिबाउंड आया है। चेन्नई सो इनफैक्ट आई थिंक चेन्नई इज अमंग द टॉप 3 सिटीज़। अगर हम बात करेंगे, टॉप 3 सिटीज़ है मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू लीजिंग। ऑलमोस्ट डबल लीजिंग हुआ है ऑन एन एनुअल बेसिस। सो ओवरऑल आई थिंक समरी अगर बोलेंगे, आई थिंक मार्केट काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। आई थिंक हम यही होप है कि आई थिंक मार्केट यही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कुणाल जी, आपके पास आएंगे। बेंगलुरु काफी बेहतर करता हुआ दिख रहा है दोनों मामलों में, लीजिंग हो या फिर नई सप्लाई की बात हो। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई 440% बढ़ी है। ऐसे में शहरों के आधार पर आपका फोकस किधर हो रहा है? थैंक यू दीपक जी। एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया वाइड अगर आप ग्रेड ए कमर्शियल मार्केट्स देखें तो बैंगलोर हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है। इट हैज ऑलवेज बिन द हाईएस्ट अब्जॉर्बर इन द कंट्री।
इन टर्म्स ऑफ बोथ न्यू सप्लाई कमिंग इन द ग्रेड ए मार्केट और डिमांड के पर्सपेक्टिव से। तो बैंगलोर तो हमेशा सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा ही। बट अगर आप हमारे बिजनेस से देखें तो हमारे लिए बैंगलोर इज द बिगेस्ट मार्केट टुडे ऑल्सो एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी, क्योंकि फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो यहाँ का टैलेंट अवेलेबिलिटी जो है, जो इंजीनियरिंग है, जो R&D है, जो ITS का टैलेंट है, वो बढ़ता ही जा रहा है, लाइक एनी अदर ग्लोबल सिटी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से यहाँ अब्जॉर्प्शन हमेशा हाई रहेगा। चेन्नई हैज़ बिन एन आउटलायर, क्योंकि काफ़ी साल तक चेन्नई सबड्यूड था, बट आजकल जो GCCs आ रही हैं, दे आर लुकिंग एट चेन्नई ऑल्सो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट टू ग्रो इन। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारे लिए कौन सा शहर प्रोमिनेंट या बेहतर रहेगा, आई थिंक जो Tier 1 मार्केट्स हैं इंडिया की, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन दो सिटीज। विमल जी, अब्जॉर्प्शन को अगर सेक्टर वाइज समझना चाहें तो किस सेक्टर का शेयर बढ़ा है, ओवरऑल सेक्टर वाइज क्या स्थिति है? अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो अराउंड 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट से मेजॉरिटी 86% जो है, 86% टिपिकली हैज अकाउंटेड फॉर द कन्वेंशनल स्पेस अपटेक, एंड फ्लेक्स स्पेस का जो प्रपोर्शन है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, अराउंड 14%, जो पिछले साल मुकाबले भी ग्रो हुआ है और वो ग्रेजुअली ग्रो होते हुए दिख रहा है। सो विद इन कन्वेंशनल अगर हम सेक्टोरल ब्रेकअप कहें, सो टेक्नोलॉजी स्टिल ऑक्यूपाइज अ मेजर चंक, अराउंड 32% टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम देखेंगे तो BFSI है, BFSI लगभग 28% BFSI ले रहा है, एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी एक सिग्निफिकेंट अराउंड 18-20% है। तो कुल मिला के ये तीनों सेक्टर्स इजीली 70-75% प्रपोर्शन चंक ऑक्यूपाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल ब्रेकअप। विद इन फ्लेक्स अगर हम लोग ऑक्यूपायर वाइज देखेंगे तो भी आई थिंक एज ऑफ डेट टेक्नोलॉजी इज अ मेजर चंक, इसके बाद फॉलोड बाय BFSI, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सो ये तीन सेक्टर्स जो हैं फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं अक्रॉस मोस्ट ऑफ द मार्केट्स। आपकी क्या राय है कुणाल जी? कन्वेंशनल स्पेस और फ्लेक्स स्पेस को कंपेयर करें तो भले ही फ्लेक्स स्पेस का शेयर काफ़ी कम है, अंतर 84 और 14 का है, यानी पोटेंशियल काफ़ी अधिक है फ्लेक्स स्पेस में। आगे का आप ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दीपक जी, ये समझना कि इंडस्ट्री में ये जो पैराडिम शिफ्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है और इसके क्या नंबर होंगे। अगर आप आज के दिन में देखेंगे तो पैन इंडिया फ्लेक्स स्टॉक करीबन 85 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो ग्रो कर रहा है 22% ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग के हिसाब से, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लीजिंग टू क्लाइंट्स एंड गेटिंग द बिजनेस इन। और बाय 2028 हमारा मानना है कि ये टोटली 130 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगा पूरे इंडिया में, और ये एक सेपरेट एसेट क्लास ही बन जाएगी। अगर आप इंडिया का बाइफर्केशन देखें रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट एक जगह पर है, रिटेल है, वेयरहाउसिंग है और रेजिडेंशियल है, तो दिस विल बिकम द फिफ्थ एसेट क्लास इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द स्केल इट इज प्रोपेलिंग टू। एंड इसके 3-4 कारण हैं। प्राइमरी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं क्लाइंट को, वी अलाइन विद देयर बिजनेस नीड्स कंप्लीटली। तो उनको जिस शहर में ग्रो करना है, जिस बिल्डिंग में ग्रो करना है, वी आर एबल टू प्रोवाइड अ वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, जो वो खुद से नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं बैलेंस शीट पे, डेवलपर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और फंक्शनिंग। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी हम ला पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन हो जाती है। और दूसरी खास बात यह है कि हम उनके लिए एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर थ्रू आउट द कंट्री बन जाते हैं। तो अगर आप हमारे क्लाइंट लिस्ट देखेंगे, वो क्लाइंट हमारे साथ बैंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली NCR में भी है। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन आती है, वो एक कमर्शियल रियल एस्टेट ट्रेडिशनल प्लेयर नहीं दे पाता, डेवलपर नहीं दे पाता, वो हम दे पाते हैं। और इस कारण से ये जो परसेंटेज होगा इस पूरी इंडस्ट्री का, ये ग्रोथ में ही जाता जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो किक इन होते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि वी मैनेज ऑलमोस्ट 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बाय 38 to 45%। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकते हैं, जिनसे प्राइसिंग स्टेबलाइज हो जाती है, सिंगल चेक सोल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह के अनेक फायदे आते हैं ऑक्यूपायर को। तो मेरे हिसाब से आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 2030 तक हम करीब 170 मिलियन स्क्वायर फीट की इंडस्ट्री बन चुके होंगे। विमल जी, ये जो अब्जॉर्प्शन हम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से नया है या फिर कहीं वैकेंसी भी बन रही है? अगर वैकेंसी बन रही है तो क्या आप उसे कैलकुलेट करते हैं?
हम जो अब्जॉर्प्शन अभी बात कर रहे हैं ये ग्रॉस लेवल पे होता है, लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंटल स्पेस के हिसाब से इसको अगर एसेस करना है तो वैकेंसी इंडिविजुअली अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो वो आई थिंक एक इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि एक्चुअली मार्केट में टेकअप हो रहा है नेट लेवल पे या नहीं। तो अगर अगर हम उस नंबर को देखें तो एज ऑफ डेट, एज ऑफ Q1 हमारा वैकेंसी लगभग 16.2% है, अराउंड 16.2% है। अगर इसको हम लोग एज ऑफ Q4 कंपेयर करेंगे तो Q4 में लगभग 16.6 16.7 था। सो नेट इम्पैक्ट भी यही है कि वैकेंसी ड्रॉप हुआ है एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीमेंटल स्पेस अपटेक। विमल जी, अभी वैकेंसी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? 16.2% है। बिल्कुल, तो पहली तिमाही में ऑफिस अब्जॉर्प्शन और नई सप्लाई काफी कुछ आगे की दिशा तय कर रही है। टेक कंपनियों का लीजिंग में दबदबा बना हुआ है। बेंगलुरु लीड करता हुआ दिख रहा है ऑफिस स्पेस मार्केट में। एक्सपर्ट्स बुलिश हैं कि आगे भी यही मोमेंटम जारी रह सकता है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विमल जी और कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे 2025 की पहली तिमाही में कैसा रहा हाउसिंग मार्केट का प्रदर्शन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में और अब रुक करते हैं हाउसिंग मार्केट का। देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री 28% घट गई है। साथ ही नई सप्लाई में भी 10% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन शहरों में घरों की औसत कीमत में 10 से 34% का उछाल देखने को मिला है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की तिमाही रिपोर्ट में यानी 2025 में जनवरी से मार्च के बीच ये आंकड़े निकल कर आए हैं। रिपोर्ट को और बारीकी से समझते हैं। पहली तिमाही में रियल एस्टेट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनारॉक के डायरेक्टर रिसर्च प्रशांत ठाकुर हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि 28% की गिरावट सेल में और 10% की गिरावट नई सप्लाई में क्या संकेत दे रही है? दीपक जी, आंकड़ों की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 28% की गिरावट आई है यूनिट सोल्ड में। और अगर आप देखें लॉन्चेस में तो ये डिक्लाइन 10% की है। हम अगर बात करें आंकड़ों की तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो अगर आप सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर देखें, जैन से लेकर मार्च ऑफ 24, वो क्वार्टर हमारा सबसे बेस्ट एवर सेल्स क्वार्टर रहा था, जहां हमने करीब 1,30,000 यूनिट की बिक्री देखी थी। तो सबसे पहली बात हम ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाई बेस इफेक्ट है, इसके वजह से ये डिक्लाइन 28% थोड़ा ज्यादा दिखता है। वही अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ सेल्स में कितनी गिरावट आई है तो 5.5% है। और अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो एक चीज दीपक जी मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि करीब 2,500 एकड़ के लगभग टॉप 7-8 डेवलपर्स ने लैंड एक्वायर किए हैं पिछले साल। और अगर इसमें से अगर हम मानकर चले कि 50-60% भी इस साल लॉन्च होंगे तो एक अच्छा खासा लॉन्च पाइपलाइन देखने को मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह है दीपक जी कि सारे जो ग्रेड ए डेवलपर्स है और आप गुड ग्रेड बी डेवलपर्स की अगर बात करें तो सबके बैलेंस शीट अभी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की ओर मार्केट ज्यादा दिख रहा है। प्रशांत जी, एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि सेल की बात करें तो हर शहर में बिक्री गिरी है, लेकिन सप्लाई कुछ शहरों में बढ़ी है, कुछ में गिरी है। हैदराबाद पर सबसे बुरी मार पड़ी है बिक्री और सप्लाई दोनों में, जबकि हैदराबाद तो बड़ा इमर्जिंग मार्केट दिख रहा था। 2-3 कारण है दीपक जी। एक तो लॉन्चेस में भारी गिरावट आई है, नए गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है अप्रूवल्स आने में। दूसरा, वहां पे हमने क्या देखा था, पिछले 4-5 क्वार्टर से काफी स्ट्रांग लॉन्च हुए, वहां पे बिक्री भी काफी स्ट्रांग थी। अभी हाल में ही नए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट हाइड्रा बोल के इंट्रोड्यूस किया है, जो कि वाटर बॉडीज से 100 मीटर के इन एंड अराउंड में कंस्ट्रक्शन को रीचेक कर रहे हैं कि वो सही तरीके से बना है कि नहीं, उनके पास अप्रूवल था कि नहीं। इसके वजह से अप्रूवल्स आने में दिक्कत हो रही है और नई बिक्री में भी लोगों को थोड़ी शंका हो रही है कि थोड़ा हमें क्लैरिटी का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम परचेज करें। तो इन सब कारणों की वजह से उधर हमने थोड़ी सी स्लो डाउन देखी है। और एक चीज दीपक जी और नोट करने की बात है कि हैदराबाद एक ऐसा मार्केट है जहां पे हमने यूनिट साइज में काफी बड़ा जंप देखा है। प्राइस एप्रिसिएशन भी सबसे स्टीपेस्ट रहा है वहां पे कुछ क्वार्टर्स में। प्रशांत जी, अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी भी 5,60,000 घरों की इन्वेंट्री बनी हुई है। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री क्या संकेत दे रही है?
दीपक जी, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात जब करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए डेवलपर ने आज 10,000 यूनिट 5 डेवलपर्स ने लॉन्च किया मुंबई में, तो हम डे वन में उनको सारे को अनसोल्ड इन्वेंट्री में ले लेते हैं, और जैसे जैसे बिक्री होती है हम घटाते जाते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री को। तो आपको ये 5 लाख का फिगर भले बड़ा लगे, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ मंथ, अभी भी काफी कंफर्टेबल है। ये फर्स्ट क्वार्टर के सेल्स में डिप आने के बाद भी अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करें तो अभी भी 18 मंथ का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम कोई नई सप्लाई लेकर नहीं आते तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो है 18 महीने में क्लियर हो जाएगी, जो कि एक हेल्थी नंबर है। चिंता की बात तब होगी अगर हम 3-4 क्वार्टर में लगातार सेल्स नंबर डिक्लाइन होता देखे, सेल्स डिक्लाइन होता देखे, तब चिंता की बात होगी। फिलहाल अभी ऐसी कोई फिक्र की बात मुझे लग नहीं रही है। प्रशांत जी, सेगमेंट वाइज क्या स्थिति है बिक्री और नई सप्लाई में? हायर मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग का अनुपात क्या कह रहा है? इसके साथ ही प्राइस ग्रोथ जो दिख रही है 10 से 34% की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं प्राइस ग्रोथ की बात करता हूँ, फिर आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए, प्राइस ग्रोथ काफी स्टीप रही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें जब प्राइस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं और हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने ये स्टीप इंक्रीज देखा उसके 5-6 साल पहले तक प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़े थे। एक स्टैग्नेशन फेज रियल एस्टेट ने देखा था, तो बहुत सारा आपने जो रनअप देखा वो एक कैचअप भी था। हम अगर अब बात करें न्यू लॉन्चेस और सेल्स की रेशियो की, हमारे आंकड़े के अनुसार हमने ये देखा कि 2024 में 40% ऑफ द सेल्स जो हुए हैं न्यू लॉन्चेस में हुए। कुछ कुछ शहरों में ये आंकड़ा आपको 60% के लगभग जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ न्यू लॉन्चेस इन द ओवरऑल सेल्स हाई रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लॉन्चेस में कमी आने की वजह से थोड़ी सेल्स में भी गिरावट हुई है। 80 लाख से 1.15 CR में करीब 20 से 22% है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि टॉप सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अफोर्डेबल एंड लोअर बजट सेगमेंट में हमने काफी गिरावट देखी है। बिल्कुल, यानी 2025 की पहली तिमाही में घरों की बिक्री और नए लॉन्च में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन प्राइस ग्रोथ के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अपर सेगमेंट में डिमांड थी, लेकिन फिलहाल हर सेगमेंट में स्थिरता दिख रही है। अनसोल्ड स्टॉक भले ही 5.5 लाख से अधिक है, लेकिन इन्वेंट्री ओवरहैंग 18 महीने का है, जो सामान्य है। अगली तिमाही कैसी रहेगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।